राइट, लिसन रिविजन ऑफ द मार्केट्स चैप्टर। मार्केट्स चैप्टर जब हमने शुरू किया, ठीक है, मार्केट्स चैप्टर जब हमने शुरू किया तो पहला टॉपिक जो मार्केट्स में पढ़ा वाज द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट। मार्केट का मतलब क्या है? इट इज द प्लेस वेयर द बायर्स एंड द सेलर्स इंटरसेक्ट और इंटरैक्ट विथ ईच अदर फॉर द पर्पस ऑफ buying and selling of goods and services to satisfy the wants of the consumer। सही बात है। मार्केट्स के अलग अलग डिस्टिंक्शंस देखा हमने, अलग अलग बाइफिकेशन देखा हमने। एक था टाइम पीरियड के हिसाब से, कौन सा था आपका? वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग एंड वेरी लॉन्ग। कहां पे सप्लाई फिक्स रहता है वेरी शॉर्ट में, कहां पे हम लोग रॉ मेटेरियल के प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लॉन्ग एंड वेरी लॉन्ग में। सही बात है, बिल्कुल। यहां तक बक्की को दिक्कत की बात नहीं है। नेशनल मार्केट्स, इंटरनेशनल मार्केट्स, लोकल मार्केट, रिटेल मार्केट, ये आपको पता है क्या? चल जाएगा, दिक्कत को नहीं। कंपटीशन के हिसाब से दो मेजर डिवीजन था, वो कौन से थे? परफेक्ट कंपटीशन और ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन और इनपरफेक्ट कंपटीशन। इनपरफेक्ट के अंदर तीन मार्केट था, क्या क्या था? मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। सर परफेक्ट कंपटीशन जो है ना, परफेक्ट कंपटीशन, उसमें सर जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? नंबर 1, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। सिंस लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, कोई भी पर्टिकुलर फर्म इस पोजीशन में नहीं है कि वो मार्केट को डोमिनेट कर सके। दैट मीन्स द फर्म इज द प्राइस टेकर एंड द इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर। अब इंडस्ट्री प्राइस बनाएगा कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जो भी पॉइंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई होगा, उस पॉइंट को अपन बोलेगा द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। उसका करस्पॉन्डिंग प्राइस को अपन बोलेगा द इक्विलिब्रियम प्राइस या फिर द मार्केट प्राइस। याद आ रहा है आप लोग को? उसको क्या बोलेंगे अपन? The equilibrium price or the market price, and this is the equilibrium quantity supplied or demanded। इसको कौन एक्सेप्ट करेगा? कौन इसको एक्सेप्ट कर लेगा? और हमें यह भी पता है सेकेंड फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, where the goods are homogeneous in nature, that means similar in all aspects, hence the price remains constant। क्योंकि प्राइस अगर कांस्टेंट है, अगर प्राइस कांस्टेंट है, और हमें यह भी पता है कि प्राइस और एआर के बीच में एक बहुत प्यारा रिश्ता है। प्राइस जो रहेगा वही एआर भी रहेगा। एंड बाय द टेबल वी हैव सीन कि प्राइस भी इक्वल है, एआर भी इक्वल है और एमआर भी इक्वल है। उसी को हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट होता है, कोई भी चीज कांस्टेंट होता है तो वो क्या होता है? पैरेलल टू द, इस लाइन को अपन क्या बनेंगे? प्राइस लाइन, डिमांड कर्व या फिर एआर कर्व एंड एमआर कर्व। सर डिमांड कर्व क्यों लिखा है? बिकॉज ये दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट? द परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व व्हिच वाज ईडी इक्वल टू व्हाट? इनफाइनाइट। बिल्कुल यहां तक क्लियर है या नहीं है? मुझे बताइए। तो इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन देयर इज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, सॉरी देयर इज लार्ज नंबर ऑफ buyers and sellers selling what? Homogeneous goods, hence the price is what? Constant। number 3 is what? Freedom of entry and exit। चाहे कोई भी मार्केट में आना चाहे वो आ सकता है, कोई भी मार्केट से जाना चाहे जा सकता है। कुछ बचकान पॉइंट्स थे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहां तक। सर इनपरफेक्ट कंपटीशन में प्राइस क्या होता है? इट फॉल्स विद द लेवल ऑफ व्हाट? इट फॉल्स विद द लेवल ऑफ आउटपुट। हेंस सर प्राइस और एआर तो बिल्कुल सेम रहता है। प्राइस एंड एआर क्या रहता है सर? सेम रहता है। बट एमआर क्या है सर? इट फॉल्स, इट बिकम जीरो एंड नेगेटिव। एंड ये कौन सा कर्व है सर? एआर कर्व है। इट फॉल्स बट इट नेवर बिकम्स जीरो और नेगेटिव। सर इनपरफेक्ट कंपटीशन को अगर हम लोग मेजरली, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करें तो एक मार्केट को बोला जाता है मोनोपोली मार्केट एंड द अदर इज नोन एज मोनोपोलिस्टिक मार्केट। सर मोनोपोली में सिंस मार्केट में कम बायर्स, सॉरी कम सेलर है या फिर इनफैक्ट एक ही सेलर है, इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहता है? लेस देन 1। प्राइस सेंसिटिविटी कम रहता है। हेंस इन द केस ऑफ मोनोपोली ईडी इज व्हाट? लेस देन 1। ईडी इज व्हाट? लेस देन 1। एंड इन द केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ईडी इज व्हाट? मोर देन 1। क्योंकि यहां पे प्राइस सेंसिटिव है बिकॉज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। सर इसको एक बार के लिए होल्ड में हम लोग डाल देते हैं, बट हम लोग को समझ में आ गया इन द केस ऑफ मोनोपोली ये चार्ट जो है हल्का हल्का चिपकू रहेगा, और इन द केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ये चार्ट क्या रहेगा? फैला थोड़ा सा रहेगा।
ठीक है, बिल्कुल यहां तक क्लियर है बिल्कुल। अब परफेक्ट कंपटीशन के तहत जहां पे प्राइस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, हम लोग उसको दो डिस्कशन में करेंगे। एक है इन द केस ऑफ शॉर्ट रन एंड इन द केस ऑफ लॉन्ग रन। सर शॉर्ट रन में परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट्स भी कमा सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी कमा सकता है और लॉसेस भी कमा सकता है। किसी को पता है क्या? पक्की बात, चलेगा यहां तक? सही बात है, ठीक है। आप मुझे बताइए सर, मगर बात यह है कि एक फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाने के लिए या फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाने के लिए या फिर लॉसेस कमाने के लिए चाहिए कि वो कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करे ताकि हम लोग उस लेवल पे उसको जज कर सके। फॉर दैट रीजन वी हैड कैलकुलेटेड व्हाट, द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। सर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक है द MRMC अप्रोच एंड द अदर वाज द TRTC अप्रोच। सर दोनों का कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल सेम है, चाहे MRMC हो चाहे TRTC हो, दोनों में क्या रिश्ता है कि MR जिस पॉइंट में MR curve is equal to what? MC curve and MC curve cuts MR curve from below। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट से हमें क्या मिलता है सर? मेनली कितना इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एक प्रोड्यूसर एक्चुअली में प्रोड्यूस करेगा। उस पॉइंट को पकड़ के हमें ये देखना है कि एक फर्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है या वो लॉसेस कमा रहा है। सर हमें यह भी पता है कि MC कर्व इज व्हाट, अ नाइकी शेप यू शेप सर्व। उससे हमें क्या मिल गया? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम मिल गया। अब हमें क्या चाहिए सर? हमें चाहिए दो कर्व्स, AR कर्व एंड AC या फिर ATC कर्व, बराबर। इन दोनों से हम ये जज कर पाएंगे कि एक फर्म नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रहा है या लॉसेस कमा रहा है। अगर सर दोनों के दोनों AR कर्व एंड ATC कर्व दे इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, उस पॉइंट में एक फर्म क्या कमा रहा है? नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रहा है। एक फर्म क्या कमा रहा है? नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रहा है। सर अगर कॉस्ट वाला कर्व जो ना, कॉस्ट वाला कर्व वो अगर ना रेवेन्यू कर्व से नीचे है, देख रहा है क्या? ये यहाँ ये रहा। OR क्या है? OR क्या है? कॉस्ट कर्व। ATC और OP क्या है? रेवेन्यू कर्व। जिस पॉइंट में OP इज मोर देन OR, उस पॉइंट में फर्म क्या कमा रहा है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सिमिलरली अगर फर्म जो है कॉस्ट ज्यादा है, ऊपर है, ऊपर या है नहीं दिख रही रहा मेरे को, मैं मिल तो जाएगा ही वैसे तो, बट मुझे बताओ क्या होगा सर? अगर कॉस्ट कर्व कहां है? ऊपर है इन कंपैरिजन टू व्हाट? रेवेन्यू। तो फर्म क्या कमा रहा है? लॉसेस कमा रहा है। सही बात है बिल्कुल, यहां तक दिक्कत कोई तकलीफ नहीं है ना? श्योर, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को ये वाला पार्ट? ठीक है, कॉस्ट कर्व का ऊपर है तो कॉस्ट कितना हो रहा है? OC एंड रेवेन्यू कितना आ रहा? OP। OC इज मोर देन OP, hence a firm is earning what? Losses। सही बात है बिल्कुल यहाँ पे। दिस वाज इन द केस ऑफ शॉर्ट रन। नेक्स्ट में क्या होता है सर? इन द केस ऑफ लॉन्ग रन। सर जैसे जैसे लॉन्ग रन पीरियड आता है वैसे वैसे, क्योंकि देयर इज मार्केट में फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, तो कोई भी मार्केट में एंटर कर सकता है। सपोज करिए कि अगर एक फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रहा है तो मेरा भी इच्छा होगा या नहीं होगा बेचने का सामान? सर ऐसे मेरी तरह कई इच्छेवादी, कई इच्छे वाले लोग आ जाएंगे मार्केट में, और अगर कई इच्छे पूरे हो गए, इच्छा पूरे हो गए, इच्छे क्या होता है? इच्छा पूरे हो गए तो अल्टीमेटली मार्केट में सप्लायर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और हमें यह पता है कि अगर मार्केट में सप्लायर्स बढ़ गया इट वुड रिजल्ट इन अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। और हमें ये बात पता है सर, हमें गोल्डन रूल्स पता है कि अगर सप्लाई बढ़ गया तो प्राइस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा पाएगा या नहीं कमा पाएगा? नहीं कमा पाएगा। दैट मीन्स अ फर्म इज नाउ अर्निंग व्हाट? नॉर्मल प्रॉफिट्स। बात समझ में आ रही है क्या? पक्की बात। सर ये तो था रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और डिस्कशन है फ्रॉम द कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर सर देखिए, अगर खूब सारे सप्लायर्स आ गए तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल का डिमांड क्या होगा? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल का डिमांड क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल का डिमांड बढ़ गया तो क्या उतना मेरे पास में प्रॉफिट मार्जिन रहेगा? मेरे पास उतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं रहेगा। तो अल्टीमेटली मुझे बताइए, जो फर्म पहले सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स का ख्वाब देखते हुए आ रहा था, आज वो क्या कमाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट्स ही कमाएगा। दिस वाज इन द केस ऑफ लॉन्ग रन। उसके साथ में हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिशन कंप्लीटली रिवाइज हो चुका है। रेवेन्यू वाला पार्ट को अगर एक बार वापस ब्रेक डाउन करें, मैं रेवेन्यू में भी तीन कॉन्टेक्स्ट पढ़ा था अपने, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्केट रेवेन्यू, सॉरी मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, टोटल रेवेन्यू कैसे निकालता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। टोटल एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालता है हम लोग?
टोटल डिवाइड बाय क्यू। एंड मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं हम लोग? TRN माइनस TRN माइनस 1 और डेल्टा TR बाय डेल्टा क्यू। बात समझ में आ रहा है? इसका भी दो बाइफर्केशन था, इन द केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इन द केस ऑफ इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन। सर इन द केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन TR कर्व जो है अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा एंड इट विल फॉर्म अ 45 डिग्री एंगल बिकॉज गैप क्या है? बिल्कुल सेम है। एंड द केस ऑफ AR हमें देख ही लिया हमने, प्राइस इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू व्हाट? AR इज इक्वल टू T। इन द केस ऑफ इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइस क्या होता रहेगा? फॉल होगा। तो अल्टीमेटली मुझे बताइए AR भी फॉल होगा, MR फॉल होगा, जीरो एंड नेगेटिव भी हो सकता है। समझ में आ गया? एंड नंबर 2 हमने प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम डिस्कस कर लिया। नंबर 3 हम लोग ने परफेक्ट कंपटीशन को भी वर्बली डिस्कस एक बार अच्छे से कर लिया। सर नेक्स्ट टाइप का कंपटीशन बताइए फटाफट हम लोग को। नेक्स्ट कंपटीशन कौन सा है? मोनोपोली, जहां पे कितने सेलर्स होते हैं? सिंगल सेलर्स, जो कि एकदम सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। सही बात है, सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। क्या से बेच रहे हैं? हाईली डिफरेंशिएटेड गुड्स बेच रहे हैं। नो फ्रीडम ऑफ एंट्री। और अपन को लगता है कि अप्रोच क्या है? भगवान है। दैट मींस प्राइस मेकर भी कौन है? फर्म खुद ही है। लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल है क्या सर? हाँ सर होगा एप्लीकेबल। और ईडी क्या होगा? लेस देन 1। ईडी क्या होगा? लेस देन 1। सर इस केस में भी क्या हम लोग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट्स और लॉसेस कमा सकते हैं? हाँ सर, इन द शॉर्ट टर्म मोनोपोली आल्सो कैन अर्न व्हाट? नॉर्मल प्रॉफिट्स, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स एंड आल्सो लॉसेस। बट सर पहले चार्ट में हमने देखा AR एंड MR कर्व को, जो हम लोग ने रेवेन्यू चैप्टर से एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? टू कैलकुलेट द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। बट सर इसमें एक मांजरा था। मांजरा ये था कि MR और MC कर्व इसमें अलग अलग है, अनलाइक इन द केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो पहले हमें MR MC पॉइंट मिला, बट एक कंज्यूमर प्रोड्यूस वहां तक नहीं करेगा, वो हल्का सा और ऊपर जाएगा। बिकॉज फॉर कंपैरिजन पर्पस इट इज नॉट द MR एंड द MC which is needed to calculate that a firm is earning supernormal profits or normal profits, but instead उसको क्या चाहिए? एवरेज रेवेन्यू चाहिए और एवरेज कॉस्ट चाहिए, ताकि वो डिटरमाइन कर सके कि एक फर्म क्या कमा रहा है। सिमिलरली सर इसलिए ऊपर करना पड़ेगा ताकि क्वांटिटी निकाल सके हम लोग। और हमने वही सेम कॉन्टेक्स्ट देखा, अगर कॉस्ट कर्व और रेवेन्यू कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उस पॉइंट में एक फर्म क्या कमा रहा है? नॉर्मल प्रॉफिट्स। सिमिलरली अगर वो ऊपर है तो वो क्या कमा रहा है? लॉसेस। एंड फाइनली ठीक है, अगर कॉस्ट कर्व क्या है? नीचे है इन कंपैरिजन टू व्हाट? रेवेन्यू कर्व। तो एक फर्म क्या कमा रहा है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रहा है। सही बात है, बिल्कुल सर। आपको एक चीज पता है क्या? इसका एकदम सिमिलर कर्व ऑलमोस्ट किसमें रहेगा? मोनोपोलिस्टिक फॉर्म में भी रहेगा, बस खाली ये है उसमें ईडी क्या रहता है? मोर देन 1 रहता है, तो थोड़ा सा फैला कर्व आपको मिलेगा। सही बात है, बिल्कुल यहाँ पे पक्की बात डन। बट इन द लॉन्ग रन मोनोपोली विल ऑलवेज अर्न व्हाट? या तो नॉर्मल प्रॉफिट्स या तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, इट विल नेवर अर्न लॉसेस। सही बात है, बिल्कुल यहाँ पे। दैट ब्रिंग्स मी अच्छा टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट व्हिच वाज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सर ये केवल एक ही फर्म में एग्जिस्ट करता है, जो कि क्या है? मोनोपोली में। क्योंकि मेरा ही दम चल रहा है तो मैं दो अलग अलग प्राइस, दो अलग अलग मार्केट्स में चार्ज दो अलग अलग मार्केट्स में चार्ज करूंगा। तो अगर मैंने दो अलग अलग मार्केट्स में दो अलग अलग प्राइस चार्ज किया तो सर हर टाइप का जो मार्केट होता है ना, वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी एक मोनोपोली जो है उसको हम लोग कहेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। सर वो कंडीशंस क्या क्या है? नंबर 1 क्या है सर? कि कंट्रोल ओवर सप्लाई। सर मेरा जो कंट्रोल है ना सप्लाई के ऊपर, पूरा कंट्रोल किसके पास है? मेरे पास है। एटलीस्ट 2 या उससे ज्यादा मार्केट्स एग्जिस्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरियाज। नंबर 3 क्या है? इलास्टिसिटी। दो अलग अलग मार्केट्स में अलग अलग होगा, नेमली लेस देन 1 एंड मोर देन 1। एंड फाइनली नंबर 4, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रीसेल। तो सर हमें एक मार्केट मिलेगा जहां पे ईडी इज व्हाट? लेस देन 1। दूसरा मार्केट क्या मिलेगा? जहां पे ईडी इज व्हाट? मोर देन 1। नेचुरली एज ए सेलर you will want first to sell in the market where the ED is less than 1 and then in the market where the ED is more than 1। दोनों कंबाइन किया तो मेरे को इंडस्ट्री का फॉर्म मिल गया। ठीक है, उसके बाद हमने MC कर्व ड्रॉ आउट किया, जिससे हम लोगों ने इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को असरटेन किया और वही चीज परपेंडिकुलरली बाकी सारे मार्केट में आ जाएगा। बात समझ में आया आपको? पक्की बात। दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सर इसमें कुछ था कि क्यों करता है? ताकि आप नॉर्मल प्रॉफिट्स आप कमा सके, ठीक है, आपके स्टॉक को डिस्पोज ऑफ कर सके, नए मार्केट्स को आप कैप्चर कर सके। ये कुछ पॉइंट्स उसमें दिए हुए थे।
नेक्स्ट टाइप का मार्केट जो डिस्कस करना है वो है अबाउट व्हाट, मोनोपॉलिस्टिक। याद है आपको मोनोपॉलिस्टिक में क्या था सर? मोनोपॉलिस्टिक में सर बस चीज क्या है, उसके कई सारे फीचर्स आर सिमिलर टू व्हाट, परफेक्ट कंपटीशन। सर क्या क्या फीचर्स था, किसी को याद है क्या? नंबर 1, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एज वेल एज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, बट द मेन पॉइंट वाज व्हाट, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। नंबर 2, they are selling differentiated goods, they are not selling similar goods. yes sir, base जो बेस नाम है बिस्किट्स वो सेम हो सकता है, बट जो सामान बेच रहे हैं वो अपने आप में अलग है, वो लोग ब्रांड के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से कुछ ना कुछ फर्क उसमें होता है। नंबर 3 वाज नॉन प्राइस कंपटीशन, देयर वाज व्हाट, नॉन प्राइस कंपटीशन, यानी कि प्राइस के बियॉन्ड भी वो लोग आपस में कंपीट करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड, उसको क्या बोलते हैं अपन? नॉन प्राइस कंपटीशन। नंबर 4 क्या था आपका? फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, यानी कि कोई भी मार्केट में आकर सामान को बेच सकता है और मार्केट से अगर आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा तो निकल सकता है। बात समझ में आया? चलेगा बिल्कुल। तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर टू द परफेक्ट कंपटीशन के चार्ट ही है, बस इसमें क्या है थोड़ा फैला हुआ कर्व रहता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल यहाँ पे सर ये हो गया मोनोपोली। ठीक है सर, बिफोर वी गो इनटू ओलिगोपोली, पहला चैप्टर में सर हम लोगों ने पहले रेवेन्यू वाला पोर्शन खत्म कर दिया। सर एक रिश्ता था AR, MR और इलास्टिसिटी के बीच में, वो फॉर्मूला किसी को याद है क्या? मुझे बताइए। MR इज इक्वल टू व्हाट, MR इज इक्वल टू व्हाट, MR इज इक्वल टू व्हाट, AR इनटू E माइनस 1 बाय E। चलेगा बिल्कुल यहाँ पे। अब इफ द E का वैल्यू इज 1 तो क्या होगा? 0 होगा। इफ द E का वैल्यू इज मोर देन 1 पॉजिटिव हर्ष, एंड इफ द E का वैल्यू इज लेस देन 1 नेगेटिव। समझ में आया? तो ये था एकदम बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता है ये, समझ में आया? पक्की बात, चलेगा? ठीक है, डन है एकदम यहाँ तक। नेक्स्ट मुझे बताइए आप लोग और क्या है उसके बाद में? 2 प्रिंसिपल्स था उस चैप्टर में जो पढ़ा था हमने। प्रिंसिपल नंबर 1, शटडाउन पॉइंट। शटडाउन पॉइंट कब होता है? जब एक फर्म अपना वेरिएबल कॉस्ट को कवर नहीं कर पाता है तो क्या होता है? शटडाउन पॉइंट। नंबर 2 क्या है? स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि इक्विलिब्रियम कब होगा आपका? मैक्सिमम प्रॉफिट्स कब कमाएगा? एट द व्हेन द MR इज इक्वल टू MC एंड MC कर्व कट्स MR फ्रॉम बिलो। इसके साथ ही साथ पहला चैप्टर का साथ ऑफिस खत्म हो गया। सेकंड चैप्टर में सर हमने देखा था कौन सा? मार्केट प्राइस वाला देखा था। द इक्विलिब्रियम प्राइस, कुछ भी अच्छा हुआ किधर शिफ्ट करेगा? राइट की तरफ, कुछ भी खराब हुआ तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। ऊपर वाला पार्ट जो राइट में है वो क्या है? एक्सेस सप्लाई। नीचे वाला पार्ट क्या? एक्सेस डिमांड। आपको 2-वे पॉलिसी यूज करना, गोल्डन रूल्स। अगर कोई चीज का डिमांड ज्यादा है तो प्राइस क्या होगा? ज्यादा। अगर कोई चीज का डिमांड कम है तो प्राइस कम। कोई चीज का सप्लाई ज्यादा है तो डिमांड सॉरी प्राइस कम, एंड सप्लाई अगर कम है तो प्राइस ज्यादा। उसको यूज करके हमको नया इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल चलेगा यहाँ तक, एकदम सॉलिड। दिमाग में सेट हो गया प्रॉपर। ये वाला पार्ट भी डन हो गया आपका। नेक्स्ट पार्ट में मुझे बताइए, परफेक्ट कंपटीशन में एक पॉइंट अपन मिस कर दिया था कि द अपवर्ड स्लोपिंग व्हाट, द अपवर्ड स्लोपिंग व्हाट, द अपवर्ड स्लोपिंग MC कर्व, द अपवर्ड स्लोपिंग व्हाट, MC कर्व रिप्रेजेंट्स व्हाट, द सप्लाई कर्व। चलेगा बिल्कुल। तो हमने सारा टाइप का कंपटीशन को वहां तक डन कर लिया। लास्ट टॉपिक दैट वी विल डिस्कस टुडे इज व्हाट, अबाउट ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में खूब सारे सेलर्स रहते हैं, खूब सारे बायर्स रहते हैं। नहीं, few sellers and a large number of buyers, a few sellers and a large number of buyers। और इसकी वजह से क्या होता है सर? ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ में क्या है? डिपेंडेंट है। दैट इज व्हाई दे हैव टू होल्ड अ स्ट्रैटेजिक इंटरडिपेंडेंस, अ स्ट्रैटेजिक इंटरडिपेंडेंस। नंबर 3, they have to act as a group because ultimately इतना पावर होता है एक पर्टिकुलर फर्म का कि वो पूरा मार्केट को शेकन अप कर सकते हैं। hence they have to behave like a what, group। समझ में आया? then we have different types of what, oligopoly। there are different types of oligopoly। ठीक है, different types of oligopoly क्या क्या है मुझे बताइए आप लोग। एक सेकंड ओके। ठीक है, मुझे बताइए टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली। मुझे बताइए टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली में मुझे बताइए आप लोग क्या क्या था। एक था आपका प्योर या फिर परफेक्ट ओलिगोपोली, जिसमें गुड्स क्या नेचर के होते हैं? होमोजेनियस नेचर के होते हैं। नंबर 2, ओपन एंड क्लोज में क्या था आपका? जिसमें फ्रीडम है एंट्री का, ओपन। जिसमें नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड है, क्लोज। नंबर 3, कल्यूसिव एंड कॉम्पिटिटिव। कल्यूसिव में क्या? आपस में एक प्राइस सेट करने की कोशिश वो लोग करते हैं, आउटपुट सेट करने की कोशिश करते हैं। कॉम्पिटिटिव में क्या है? आपस में चैलेंजिंग प्राइसेस, फ्लाइट टिकट्स का एग्जांपल था। नेक्स्ट, पार्शियल एंड वो जिसमें एक प्राइस लीडर है, एक में प्राइस लीडरशिप नहीं है। लास्ट पॉइंट, सिंडिकेटेड एंड ऑर्गेनाइज। सिंडिकेटेड में क्या है? एक कॉमन रूट के थ्रू सामान लोग बेचता है और बाकी लोग में क्या है? डिस्कस करता है कि क्या प्राइस रहेगा, क्या आउटपुट वगैरह रहेगा। नेक्स्ट क्या था आपका?
प्राइस डिटर्मिनेशन, द किंगशिप डिमांड कर्व, जहां पे पहले ईडी क्या रहता, मोर देन वन, क्योंकि थोड़ा सा प्राइस कम किया तो अच्छा खासा डिमांड इफेक्ट होता है, ठीक है, थोड़ा सा प्राइस कम किया तो अच्छा खासा डिमांड इफेक्ट होता है। उसके बाद अगर ज्यादा प्राइस बढ़ा दिया, थोड़ा ज्यादा प्राइस कम कर दिया, तो अल्टीमेटली क्या होगा मुझे बताइए, लेस देन वन हो जाएगा। बात समझ में आया क्या सर? इसका एक और टेक ये भी है, इसका एक और टेक ये भी है कि क्योंकि ना ओलिगोपॉली में मार्केट इतना ज्यादा आपस पे डिपेंडेंट होता है ना, इतना ज्यादा डिपेंडेंट होता है मार्केट, ठीक है, कि अगर सोचो कोई फर्म कोशिश किया, थोड़ा सा अगर फर्म ने कोई कम किया ना प्राइस को, तो उसकी वजह से उसका डिमांड तो अच्छा खासा बढ़ता है, ठीक है। बट अगर किसी ने ज्यादा भी कम कर दिया ना प्राइस को, तो दूसरा वाला पार्टी बोलता है हमको भी कम करना पड़ेगा, अदर मैं मार्केट में बेच नहीं पाऊंगा। सही बात है ना, थोड़ा बहुत तो कम बेसी होता ही है, वो बोलेगा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो भी फायदा उठा ले। बट अगर ज्यादा प्राइस कम कर दिया तो दूसरा वाला पार्टी भी क्या बोलेगा, मेरे को भी प्राइस कम करना पड़ेगा, अदरवाइज मार्केट में रह नहीं पाएगा। तो उसकी वजह से उसको क्या ईडी का फायदा होगा क्या? जो पुराना वाला पार्टी था जिसने खूब प्राइस कम कर दिया, क्या उसको एज सच आपको बेनिफिट होगा? नहीं, पेप्सी भी वही प्राइस में बेच रहा है कम दाम में, और कोक भी वही दाम में बेच रहा है, तो एज सच ईडी का बेनिफिट उसको हो रहा नहीं है। सिमिलरली अगर प्राइस बढ़ा रहा है तो दोनों में फायदा उठाएगा या नहीं उठाएगा? अगर प्राइस दोनों कोल्ड ड्रिंक का बॉटल का दाम अगर बढ़ा रहा है तो दोनों ही बढ़ाता है, दोनों बढ़ा के दोनों मस्त फायदा उठाएगा, तो प्राइस बढ़ाएगा तो ईडी क्या होगा, मोर देन वन। बात समझ में आया? तो इनिशियल इट विल बी व्हाट, मोर देन वन, देन क्या होगा, लेस देन वन। फिर लास्ट में कुछ टाइप के मोनोपोली थे, कुछ टाइप के मार्केट फॉर्म्स थे आपके, मोनोपोली, ठीक है, डुओपोली, ये सब था आपका, तो उसको एक बार आप लोग को रीड करने का है। आई फील कि मैंने शायद तक अभी तक इसमें कोई भी टॉपिक मिस नहीं किया है, जितना मैंने रिवीजन आप लोग को भी करवाया है। कुछ मैंने मिस किया है क्या इस टॉपिक में से? सारा टॉपिक कवर हो गया आप लोग का। दिस वीडियो इज अराउंड 22 मिनट्स रिवीजन। एक्सीलेंट वीडियो फॉर यू ऑल, कि आप लोग का जब मार्केट खत्म हो जाए तो आप लोग क्या करना, मैं कोशिश भी करूंगा ये फाइल को लेके आप लोग को ऑडियो तो दे दूंगा, साथ में इसका एक वीडियो तो दे दूंगा, साथ में ऑडियो फॉर्मेट बना के दे दूंगा आपका, कि कभी भी आपको पॉप इन करके सुनना है, पढ़ने कर रहा है पढ़ने का, तो आप इसको आराम से ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकोगे, ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक। विद दैट योर एंटायर सिलेबस इज डन, ठीक है। विद दैट माय फॉर्मल क्लास इज ऑल्सो ओवर, ठीक है। मेरे को लगता है कि अच्छा लगा होगा करके क्लास, ठीक है। अब आप लोगों का काम है थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। ट्रस्ट में दिस बैच वाज अ लिटिल स्पेशल, ठीक है, लिटिल वर्ड बोल के थोड़ा सा मॉडेस्ट हो रहा हूं, ठीक है, बट ऐसे इट इज समथिंग विच इज क्लोज। कुछ लोग जा रहे हैं घर अपना, कुछ लोग यहीं हैं, उनके क्लासेस चलेंगे। आप लोग प्लीज अच्छे से पढ़िए एंड डू रियली वेल, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग टेस्ट नहीं दोगे अगर आप गुवाहाटी में हो नहीं हो, ठीक है। आपको टेस्ट अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से, ऐसा भी नहीं कि भैया आप पेपर भेज दो हम अपने हिसाब से टेस्ट देगा। कोशिश करेगा कि अपना टाइम, अरे कुछ ऐसा होगा कि आपका कुछ इंपॉर्टेंट ड्यूटी है उस वक्त आप नहीं कर पा रहे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। बट अगर पॉसिबल जितना हो सके आप इन सिंक टेस्ट देने की कोशिश करेगा। बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, नोबडी इज टेकिंग एंड आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी कि आप जैसे बैच 1 के बच्चे हैं यहाँ पे, आप लोग शायद उतना ना आए, अभी कुछ दिन तो आएंगे, फिर आप शायद ना आए, तो आप लोग के लिए अगर पॉसिबल है तो टेस्ट, कुछ टेस्ट जो 100 मार्क का है वो देने के लिए आना ट्राई करना। और अगर बाई चांस नहीं भी हुआ आप लोग से, तो अगर आप लोग घर पे भी हो तो प्लीज घर पे बैठ के अपने इज्जत से टेस्ट देना, कोई भी टेस्ट मिस मत करना। ट्रस्ट मी, यू विल बी थैंकिंग मी कि थैंक यू फॉर द क्लासेस एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर द टेस्ट दैट यू हैव टेकन। और मैं आपको इनली कंटिन्यूअसली करता रहूंगा जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होता है। मेरा वो मजा है, मेरा शौक है, ठीक है। हम पास टाइम में यही करते हैं क्योंकि मेरी जिंदगी में और कुछ है नहीं, ठीक है। समझ में आया? तो मैं इल्ली करेगा, मेरे को अभी भी कीड़ा रहेगा, भाई पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, ठीक है, अलग अलग तरीके से इल्ली करेगा। बैच 2 पीपल आर देयर अभी तो थोड़ा दिन, ठीक है। तो बैच 1 पीपल बेस्ट ऑफ लक, बैच 2 आल्सो बेस्ट ऑफ लक। प्लीज प्रिपेयर वेल एंड कीप मी सम, एटलीस्ट इफ यू गिव मी 100 दैट विल बी द लाइक द ड्रीम थिंग। बट उसमें लक भी चाहिए, पैरामीटर्स चाहिए, सब कुछ चाहिए, वो हमारे साथ अगर होगा तो हो जाएगा। बट एटलीस्ट द टॉप हाईएस्ट एंड एटलीस्ट 90+ इज व्हाट आई कैन एम। एटलीस्ट मैं थोड़ा मॉडेस्टली बोल रहा हूँ, आई गेस सही है मेरे लिए, ठीक है। 90+ इज समथिंग विच आई थिंक आई कैन एक्सपेक्ट, ठीक है, जो कि एटलीस्ट मेरे तरफ से आए, क्योंकि और कुछ मेरे तरफ से बन सकता है तो बता दीजिएगा मेरे को, बट मेहनत आपकी तरफ से होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग आए हैं एंड जो लोग फॉर सम रीजन क्लास मिस भी कर चुके हैं आज से क्लास, या फिर कोई भी कारण से, क्योंकि चैप्टर के बीच में था, जो भी था, ठीक है, मैं केवल ये चाहता हूं कि आपकी डेस्टिनी आपके पास में है, आपका मेहनत आपके पास में है। दिस मोमेंट विल नेवर कम बैक। ये जो 2-3 महीना आपके हाथ में पड़ा हुआ है, 2-3 महीना भी नहीं है अब तो, ठीक है, आप लोग के हाथ में है रिजल्ट्स, ठीक है। इट्स नॉट अस दैट डू इट, अल्टीमेटली ये आपका रोल है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कभी डिस्ट्रैक्टेड फील होता है प्लीज बता दीजिएगा। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग 2 days इट इज बेटर टू वेस्ट 20 minutes या 15 minutes ओनली, या मे बी 2 minutes ओनली, ठीक है। बता दीजिएगा,
ताकि कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है बताइएगा, बिकॉज मैं चाहता हूं कि जब अपन क्लास में वापस ऐसे बैठे, रिवीजन अलग बात हो गया, मैराथन अलग बात हो गया, वो तो अपन करेंगे, बट मेरा मुद्दा ये है कि जब अपन नेक्स्ट बैठे खुशी से, तो मैं सबके चेहरों में स्माइल देखना चाहता हूं, सबके। मैं चाहता हूं कि अगर आपने एनरोल कर, देखो मेरे को पता है कि ये ना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ड्रीम है कि मैं सबको पास करा दूं, बट व्हाई नॉट, एटलीस्ट व्हाई नॉट गिव द एफर्ट, दैट्स माय पॉइंट। क्या पता, यू नेवर नो, समथिंग मैजिकल हैपेंस। और आपने अगर मेहनत किया इज्जत से, और अगर आप खुद से झूठ नहीं बोल रहे हो, सर आप मुझसे तो झूठ बोल लोगे कुछ करके, और मैं मान भी लूंगा, क्या फर्क पड़ता है सर। आप बोलोगे आपका तबियत खराब है, मैं मान लिया, है ना, मैं तो नहीं बोलूंगा कि क्या तबियत खराब, आना ही पड़ेगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कैलिबर, योर इच्छा, योर ड्राइव टू डू समथिंग इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। समझ में आएगा? तो आपका अगर मन में है ना कि आप फोड़ेगा, तो आप फोड़ लेगा, चाहे आप किसी भी हालत में हो, ठीक है। नो डाउट कि अगर हेल्थ इज नॉट परमिटिंग यू टू डू एंड टेलिंग यू कि 2 दिन आप रेस्ट ले लो तब जाके मैं ज्यादा बाउंस बैक कर पाऊंगा, तो डेफिनेटली आप वो चीज करो, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सबके तरफ से मेरे को झूठ बोल के तो मतलब है ही नहीं, लास्ट पर्सन टू लाई, ठीक है। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हुआ तो हुआ, बताने का। दूसरा चीज, ठीक है, स्टडी विथ ऑल ग्रेस, ठीक है, ऐसा पढ़ो कि मजा आ जाए देख के कि चलो अब फाउंडेशन वापस नहीं पढ़ना, इस तरीके से किताब को पढ़ना कि फाउंडेशन वापस नहीं पढ़ना, इंटर का किताब उठाएगा, समझ में आया। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ पेन ऑफ नॉट पासिंग, वो मैं पेन आप लोगों के अंदर पॉन्डर आउट जब तक पॉसिबल है तब तक नहीं करना चाहता हूं। दैट्स व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि प्लीज अच्छे से पढ़ो, एनी हेल्प, एनी डिग्री ऑफ थिंग्स आर देयर, वो आप लोग करो, ठीक है। अभी का टाइम इज द मोस्ट टेस्टिफाइंग टाइम, आप लोग के पास में एक एडवांटेज है जिसको आपको उठाना है, आप लोग अभी कुछ दिनों के अंदर वो एडवांटेज आप लोग के पास भी आ जाएगा। ये सबसे गोल्डन क्रूशियल टाइम है जहां बच्चा लोग डिस्ट्रैक्ट होता है, जहां बच्चा लोग के अंदर मोटिवेशन जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है, या कम हो जाता है, बिकॉज वो कॉम्पिटिशन वाला वाइब नहीं है। इसलिए कंटिन्यूअस मैं टेस्ट लूंगा, आप कोई भी स्टेट में हो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। आप भैया मेरा तो चैप्टर हुआ नहीं, कोई बात नहीं, कभी जिंदगी में नहीं होगा आपका चैप्टर्स खत्म, ठीक है। तो रोज आपको करना है, टेस्ट जो देना है वो देना है, रोज का जो लिमिटेड टाइम पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस इस तरीके से कंडेंस किया हुआ है कि डोंट हैव टू गिव सो मच ऑफ टाइम, आप पॉकेट्स में आराम से पढ़ सकते हो। रोज का जो लॉ का आंसर आपको लिखना है वो आप लिखोगे, ठीक है। मैथ्स के जो क्वेश्चंस आप करोगे वो आप करोगे, लॉ का क्वेश्चंस रोज रेगुलरली, आई एम टेलिंग यू, यू विल बी थैंकिंग मी एट द एंड ऑफ द डे। जब आप लॉ का आप भैया मेरा 2 चैप्टर हुआ है, मेरा 1 चैप्टर हुआ है, मैं 7 चैप्टर हो गए, मेरे को याद नहीं हुआ है, कुछ भी स्टेट में आप हो, डोंट फॉरगेट टू राइट आंसर्स, बिकॉज जिन्होंने लिखना शुरू किया है उनको समझ में आ गया होगा कि लॉ पढ़ना और लॉ लिखना में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। योर टीचर माइट ऑल्सो हैव must have surely advised you on this, ठीक है। तो everybody's guide is there, जो हल्का फुल्का, I know I've told you, write it down। मैं बता रहा हूं एक सब्जेक्ट का ऊपर नीचे करने की वजह से मार्क्स चला जाता है सर, मार्क्स नहीं अटेम्प्ट चला जाता है पूरा, और अटेम्प्ट नहीं लगाना आप लोग को। एवरी अटेम्प्ट दैट यू लूज आउट, यू लूजिंग आउट 6 to 7 lakhs मिनिमम। अगर आपको लगता है कि 6 से 7 लाख कोई बड़ा बात नहीं है मेरे लिए, तो बिंदास टाइम पास करो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तब तो सीए भी क्यों कर रहे हैं, ठीक है। और अगर लगता है 6 से 7 लाख रुपए बहुत होता है, मेरा कैलिबर है, और मोर देन फॉरगेट अबाउट 6 to 7 lakhs, पता है वो तो आप कभी ना कभी जिंदगी में, आज बड़ा अमाउंट है, आगे जाके आपके लिए वो भी छोटा अमाउंट हो जाएगा, ठीक है ना। कमा लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, टाइम। मैं हमेशा कहता हूं, ठीक है, पैसे प्रिंट हो रहे हैं तो पैसे की कमी कभी नहीं आएगी। अगर नॉलेज या स्किल है, पैसों की कमी नहीं आएगी, टाइम की कमी रहेगी। इफ यू वांट टू ट्रूली एंजॉय योर लाइफ, if you really want to enjoy the success of becoming a CA and not fall in the loop of being judged everybody, ठीक है, और सब लोग जज करेंगे, उस टाइप के लूप में अगर नहीं रहना है तो एक बार का मेहनत बनता है, कर लो। बहुत खराब लूप होता है वो सर, आप नहीं समझ पाओगे वो लूप हो, जब आप मेहनत भी किए हो, सब कुछ किए हो, उसके बावजूद आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, बहुत खराब लूप है। तो 1% चांस भी मत दो अपने आप को। और यहां पे मैं बता रहा हूं आपको एकदम रिलीजियसली, क्योंकि आपको पता है कि मैं छुपा सकता हूं, यहां पे कई लोग ऐसे हैं, अब आप समझदार हो, आपको समझ जाओ, कई लोग ऐसे जो हाईली पोटेंशियल कैटेगरी में फॉल करते हैं, कुछ लोग मुझसे पहले भी पढ़े हुए हैं, ठीक है, और हाईली पोटेंशियल में कहते हैं यू आर टेकिंग द थिंग्स वेरी लाइटली, आई एम टेलिंग यू ऑन द फेस। सम पीपल आर टेकिंग द कोर्स वेरी वेरी सिंपली, कि लग रहा है कि मैं तो आया, मैं 95% लाया, ऐसे थोड़े ना हवा में लाया, मैं तो सीए फाउंडेशन पास करिए। अच्छा लोग को ये अपना लेवल दिखा चुका है। मैं किसी को, मैं ये बोलता हूं आपको, मैं ये नहीं बोलता कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, कॉन्फिडेंस तो रखो, बढ़िया कॉन्फिडेंस रखो, बट डोंट अंडर एस्टिमेट योर कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन फॉर नाउ इज द ICI, and ICI will be particular about passing the correct answer। जितना ये सब चल रहा है ना, आपको पता होगा, पेपर टफ आ गया तो उनका कैलिबर, भाई सीधा बात है, उनका प्रेस्टीज पे राइट हुआ है, तो वी हैव टू बी रेडी विद एवरी पॉसिबल थिंग। तो वर्क वेरी वेरी हार्ड, कंसिस्टेंसी। आज 2 सम ही सही रोज करोगे, 2 क्वेश्चन ही सही रोज करोगे,
कोई दिन ब्रेक। और अच्छा एक चीज बहुत बड़ा इशू होगा, पढ़ते 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 क्या होगा, एक बार माइंड सेट हो जाता है आपका, एकदम माइंड सेट हो जाता है, मतलब होता है नहीं सक रहा है पढ़ने के लिए, टेक अ डे ऑफ, टेक 2-3 आवर्स ऑफ, टेक 6 डेज, किताब नहीं छूना, ना फोन देखना, ना किताब देना, कुछ नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इट्स लाइक अ रीफ्यूअल दैट यू डू, इट्स कंप्लीटली फाइन, कोई दिक्कत का बात नहीं। उसके बावजूद अगर आपको पढ़ाई नहीं हो रहा है, ब्रेकअप हो गया, पैचअप हो गया, पढ़ाई नहीं कर रहा है, मन नहीं कर रहा है, कुछ भी डिस्ट्रैक्शन जिंदगी में आ रहा है, झटका ज्यादा आ रहा है, ठीक है, कुछ भी हुआ, ठीक है, प्लीज ड्रॉप अ मैसेज, ठीक है, जितना जल्दी हो सके आई ट्राई टू रिप्लाई या कॉल बैक जितना भी जल्दी करेगा, ठीक है, बट लूप में चाहिए, रेगुलर टारगेट्स जो आप लोगों का था वो चाहिए, ठीक है, और जिन लोगों का बीमार हो चुका है, टाइम वेस्ट हो चुका है, कुछ भी हो चुका है, आप लोग वापस से आज के दिन से भी शुरू कर दो, काफी है। समझ में आया आपको? विद दैट वी एंड द क्लास, ठीक है तोता, ओके, बाय बाय, टेक केयर, समझ में आया? ओके, बाय।